जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का AK सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और दोस्तों, क्रांति यूट्यूब बैच का जो हमारा सफ़र चल रहा है और वो लगातार बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। और जैसा कि आपके साथ वादा है, जब तक प्री 2025 नहीं आ जाता तब तक ये क्रांति यूट्यूब बैच यूं ही दोस्तों लगातार चलता रहेगा। आज दोस्तों मेरे पास एक क्वेरी आई और हमारे ऐप पर एक हमको मैसेज मिला जहां पर एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर, ऐप के ऊपर क्रांति बैच तो दिखाई दे ही नहीं रहा। तो भाई, क्या आप में से भी अगर किसी को डाउट है तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि क्रांति बैच एक यूट्यूब बैच है। अब उसका नाम ही यूट्यूब बैच है तो ये कम्प्लीटली फ्री बैच है यार, साफ साफ लिखा है। इसको हम ऐप में क्यों प्रोवाइड करेंगे? ये यूट्यूब एस्पिरेंट्स के लिए है। ऐप के ऊपर हमारा पूरा फोकस केवल मेंस के कोर्स पर रहता है। हमारे दिन का कतरा कतरा मेंस के कोर्स में इन्वेस्टेड रहता है। आपको मेंस का कोर्स पढ़ना है हमसे, तो आप ऐप को इंस्टॉल करें, तो आप वहां पर मेंस का कोर्स ज्वाइन करें। प्रीलिम्स के लिए यही बैच है, और प्रीलिम्स के लिए जो आपको बुक लिस्ट हमने बताई है आप उसको फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देख सकते हैं आप कौन से नंबर का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 9 ऊपर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है हमेशा की तरह। टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश सरकार की जो संदेश मैगजीन आती है वो हम कर रहे हैं। और पिछले 12 महीने में MP गवर्नमेंट ने संदेश मैगजीन के जितने भी एडिशंस लॉन्च करे हैं उनको हमको पूरे तरीके से कंप्लीट करना है। और ये उसका पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक चलता है, सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है। आप किसी भी लेक्चर का पार्ट बनते हैं तो पूरा प्रयास करें कि आप सीक्वेंस में उस लेक्चर का पार्ट बने। ऐसा नहीं कि आप अचानक से बीच में आके कोई लेक्चर देख रहे हैं। अनुभव करने के लिए बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं। परंतु अगर आपको पूरी वीडियो, पूरा ये यूट्यूब बैच अच्छा लगता है तो पूरा सीक्वेंस में इसको लेक्चर नंबर 1 से जो है आप देखें। और दोस्तों, हमेशा बताता हूं मैं अपनी इस वीडियो के बारे में, आज भी मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। और आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से स्टाइल में बताने वाला हूं कि मैंने इस वीडियो में जो तरीका बताया है प्री 2025 की तैयारी के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ये क्रांति यूट्यूब बैच उसका रिप्लेसमेंट है। जी नहीं। आपको जो इस वीडियो में बताया है आपको वो भी करना पड़ेगा, और प्लस ये क्रांति यूट्यूब बैच भी आपको देखना पड़ेगा। दोनों चीजें साथ में करोगे तभी आपका प्री क्लियर होगा। आपने कहा नहीं, हाँ सर, हम तो काम चोरी में नंबर 1 है, हम केवल चुपचाप से आके आपका क्रांति बैच का डेली का एक वीडियो देखेंगे, 1 घंटे का या 40 मिनट का, और उससे हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा प्री 2025 निकल जाए, हम डिप्टी कलेक्टर बन जाए। तो ऐसी काम चोरी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। तो कृपया आप ऐसी हरकत ना करें। आपको इसके अंदर बताया हुआ जो मालपानी है वो आपको खुद से पढ़ना शुरू करना है, और क्रांति बैच को अपनी एक सहारे के रूप में, एक सपोर्ट के रूप में जो है दोस्तों यूज करना है। ठीक है? फिर बाद में आप ये ना कहें कि सर, क्रांति यूट्यूब बैच हमने पूरा पढ़ा लेकिन हमारा तो फिर भी प्री नहीं निकला, क्योंकि तुम पूरा माल पढ़ के ही नहीं गए ना, तुम तो शॉर्टकट के चक्कर में चले गए। तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो संदेश मैगजीन हम लोग लगातार जो है कवर कर रहे हैं। आज एक पहली खबर जो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है मैगजीन में, मैंने इसको देखा तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने इसको आपके लिए जो है पिकअप कर लिया वहां से कि बुरहानपुर का केला पहुंचा इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की। यानी कि बेसिकली बुरहानपुर से बनाना का एक्सपोर्ट किया गया है। बुरहानपुर से बनाना का क्या किया गया है? तो बुरहानपुर से बनाना का एक्सपोर्ट किया गया है दोस्तों, निर्यात किया गया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो यहां पर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि बीते 4 से 5 सालों में बुरहानपुर में जो केला होता है उसकी जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यानी कि लगभग अब बुरहानपुर में कितना मैट्रिक टन केला हो रहा है? तो लगभग 30 मैट्रिक टन जो है बुरहानपुर में केला हो रहा है। और जितना ज़्यादा बुरहानपुर में केला हो रहा है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इन सारे देशों में, तो एक तो याद रखना है आपको बुरहानपुर, और बुरहानपुर से कौन सा फल इतना भारी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है? तो वो है दोस्तों बनाना। ठीक है, अच्छा। इसके बारे में और देखते हैं क्या कुछ और भी कहानी दी गई है। ठीक है, यहां पर भी देखिए वही सेम चीज लिखी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा बुरहानपुर को प्रथम राष्ट्रीय
ओडीपी ओडीओपी पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई। जी हाँ, ये बिल्कुल एक नया पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बुरहानपुर को फर्स्ट प्राइज मिला है। बुरहानपुर को कौन सा प्राइज मिला है? तो बुरहानपुर को दोस्तों फर्स्ट प्राइज मिला है। कौन सी कैटेगरी में? तो मैं आपको इंग्लिश में भी लिख के बता देता हूं। नेशनल नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी अवार्ड। तो नेशनल ओडीओपी अवार्ड में फर्स्ट प्राइज मिला है। अब लेकिन फर्स्ट प्राइज किस कैटेगरी में मिला है तो वो समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं जरा। तो राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार, नेशनल ओडीओपी अवार्ड्स की अंदर एक कैटेगरी है स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023। इस कैटेगरी में बुरहानपुर को जो है क्या मिला है? फर्स्ट अवार्ड मिला है। तो आप ओवरऑल अवार्ड्स का नाम समझ गए, नेशनल ओडीओपी अवार्ड्स। और इन अवार्ड्स में बुरहानपुर को किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से बुरहानपुर को नवाजा गया है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहां पर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। यहां पर दोस्तों एक ऐप का जो है जिक्र किया गया है। यहां पर एक ऐप का जिक्र किया गया है। पहले मैं आपको जो है इस ऐप से संबंधित जो खबर है वो पढ़ के बता देता हूं। ऐप का नाम है मनहित, और मनहित का यहां पर इन्होंने फुल फॉर्म भी दिया है, मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग ऐप। तो मनहित नामक एक ऐप है जिसे मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब बेसिकली ये जो ऐप है ये किस तरीके से काम करेगा, तो थोड़ा सा हम इसको जो है जूम करके यहाँ पर जो है दोस्तों पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी, और ये इसका लोगो है मनहित ऐप। अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। अब इस ऐप के जो मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता की समझ विकसित करना, यानी कि लोगों के अंदर जो एक मेंटल हेल्थ होती है उसके बारे में अवेयरनेस जगाना। क्योंकि खास तौर पर लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ को एक मजाक का टॉपिक समझते हैं, और उनको लगता है कि हेल्थ केवल फिजिकली ही व्यक्ति की खराब हो सकती है, मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति का खराब हो ही नहीं सकता। और अगर किसी का हो गया है तो वो उसको ये बोल देते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो, फिजूल का एक्स्ट्रा सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। परंतु दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य की जो साक्षरता है, मानसिक स्वास्थ्य की साक्षरता मतलब इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेंटल हेल्थ लिटरेसी। क्या कहते हैं हम इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंटल हेल्थ लिटरेसी। कि भैया मेंटल हेल्थ के बारे में भी लोगों को जो है पढ़ाओ लिखाओ। नहीं तो लोग मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कभी समझना ही नहीं चाहेंगे। ओके, अच्छा। उसके बाद जो जब भी किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ खराब होती है तो उसके कुछ शॉर्ट टर्म सिम्टम होते हैं, अल्पकालिक लक्षण। और जब किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ खराब होती है तो दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म सिम्टम भी होते हैं, यानी कि दीर्घकालिक लक्षण भी होते हैं। तो ऐसे लक्षणों को व्यक्ति खुद पहचान पाएगा अपने अंदर बिना किसी डॉक्टर के पास जाए, इस ऐप के माध्यम से। क्योंकि इस ऐप में कुछ इस प्रकार की सिचुएशंस, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन व्यक्ति से पूछे जाएंगे जिसके माध्यम से वो ये पता लगा पाएगा कि क्या सच में मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब है या नहीं है, क्या मुझे सच में एक मानसिक चिकित्सक की आवश्यकता है, एक मेंटल डॉक्टर की हमें आवश्यकता है या नहीं है, तो वो समझ पाएगा। इसी को कहते हैं स्व मूल्यांकन, यानी कि सेल्फ एनालिसिस। ओके, अच्छा। तो ये कितना खास, बहुत अच्छा है यार। आज के हिसाब से तो, आज की जिंदगी के हिसाब से तो बहुत अच्छा जो है ये ऐप बनाया है। मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के बारे में जागरूकता विकसित करना, यानी कि केवल आपको ही पहचानने में मदद नहीं करेगा कि आपका मेंटल स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं, उल्टा ये मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस भी फैलाएगा, लोगों को जागरूक भी करेगा कि भैया होती है ये बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य नामक भी बीमारी है। अपने आसपास अगर किसी को है तो उसका मजाक ना बनाएं, उसको उल्टा सुधारने के लिए प्रयास करें, उसका स्वास्थ्य सही करें। उसके बाद दोस्तों अवेयरनेस भी फैला दी। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी क्या कहा गया है
लोगों को ये लगता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है ना, उसकी कोई दवाई नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो नॉर्मल, जो सार्वजनिक, जो जनरल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बस उन्हीं के बारे में लोगों को पता है। तो इस ऐप का एक और मकसद है दोस्तों कि जितने भी जनरल हेल्थ की समस्याएं होती हैं, उन्हीं के साथ साथ जो मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या होती है, उसके लिए भी इलाज मौजूद है, उसके लिए भी दवाइयां मौजूद हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट मौजूद है, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। तो आई होप कि अब आप इस ऐप के बारे में दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से जो है जान गए होंगे, है ना। और बस यही इस ऐप के बारे में था, उस चित्र के माध्यम से ही पूरी कहानी क्लियर हो गई। तो ऐप का नाम आप याद रखिएगा, मनहित, ठीक है। ऐप का नाम आपको यहां पर याद रखना है, मनहित। और इसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ताकि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जो जागरूकता है, जो जानकारी है, वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ और भी खबर हमारे साथ हैं, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इनको हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम लिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब इस सिंचाई परियोजना का नाम क्या है, सबसे पहले तो आप वो जान लो। सिंचाई परियोजना का नाम है मल्हारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना। क्या नाम है? मल्हारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना, यानी कि मल्हारगढ़ इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। अब इसमें हमारे लिए फैक्चुअल याद करने के लिए ये नहीं है कि इस इरिगेशन प्रोजेक्ट में कितना पैसा जो है सरकार लगा रही है। हमारे लिए इसमें जानना ये आवश्यक है कि ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसे कहाँ शुरू किया जाएगा और किस नदी से संबंधित ये होगा, क्योंकि इरिगेशन है, पानी है, तो किसी ना किसी नदी से तो पानी उठाएगा। तो दोस्तों इस मल्हारगढ़ मल्हारगढ़ इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो संबंध है वो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये आपका पहला फैक्ट यहां पर हो गया। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में भी तहसील का नाम भी इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों। तहसील का नाम है मुंगावली। तहसील का नाम मुंगावली है, ये आपका दूसरा फैक्ट हो गया दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट को कौन सी नदी पर स्थापित किया जाएगा? तो बेतवा नदी पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा, इसको क्रिएट किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये आपका दोस्तों तीसरा फैक्ट इस खबर में है। ठीक है। तो अशोकनगर, मुंगावली तहसील और बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना स्टार्ट की जा रही है? मल्हारगढ़ इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर क्या है? अगली खबर एक बैराज की बात कर रही है। पहला तो फैक्ट यहां पर यह हो गया कि किस जिले की चर्चा यहां पर हो रही है। तो दोस्तों रतलाम जिले की चर्चा यहां पर हो रही है। उसके बाद वहां पर कौन सा बैराज, बैराज को कुछ नहीं समझ पाओ तो डैम बोल दो, सिंपल। ठीक है, डैम बोल दो, बांध बोल दो। देखो उन्होंने भी कहा हुआ है नीचे, उन्होंने भी यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो डैम का नाम क्या है? तलावड़ा डैम। क्या नाम है? तलावड़ा डैम। तो ये डैम का नाम हो गया। अब तलावड़ा डैम बनाया जाएगा, रतलाम जिले में बनाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल सही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ और फैक्चुअल है। जी हाँ, बस यही है कि तलावड़ा का जो डैम है वो किस जिले से संबंधित है। तो बस इतना आप याद रखो, रतलाम जिले से जो है इसका संबंध है। ओके भाई, चलिए आगे देखें। आगे देखें, आगे क्या है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पढ़ते समय ऐसे लगती हैं कि शायद मैगजीन में जब मैं रीडिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। बट खुद सोचो ना यार कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम है और उस डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, कोई सिंचाई परियोजना शुरू होने वाली है, कोई डैम वहां पर बनाया जा रहा है, तो ये क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब। अच्छा देखो अब और क्या कहा गया है। ये चीज मैंने आपको बजट के जब शुरुआत के क्रांति बैच में 4-5 लेक्चर लिए थे तो उसमें मैंने कवर किया था कि जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, तो यानी कि हर जिले में अब एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है बनाया जाएगा। मतलब ये पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मतलब ऐसे कॉलेजेस को कहा जा रहा है जिनकी क्वालिटी, कोर्स क्वालिटी, नौकरी, सब कुछ जहां पर बढ़िया काम चलता है। तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हर जिले में एक खोला जाएगा। और वर्तमान में
वर्तमान में टोटल जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? 55। तो आप समझ लीजिए कि टोटल मध्य प्रदेश में आप 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस होने वाले हैं। सिर्फ इतना है इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये सब डेटा जो है याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? जी हाँ, अभी तक दोस्तों मध्य प्रदेश में विमेन हेल्पलाइन तो थी, परंतु ऐसी कोई हेल्पलाइन नहीं थी जिसका नाम हो चाइल्ड हेल्पलाइन। क्या नाम है? चाइल्ड हेल्पलाइन करके ऐसी कोई भी हेल्पलाइन नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि अभी ये स्टार्ट हो गई है, परंतु ये कहा गया है कि अब मध्य प्रदेश में कौन सी हेल्पलाइन शुरू होने वाली है। तो अब मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन को शुरू किया जाएगा जो बच्चों की समस्याओं से संबंधित जो केस जो है सुनेगी। और इस हेल्पलाइन का नाम क्या होगा दोस्तों? चाइल्ड हेल्पलाइन। अभी ये न्यूज़ ट्रांजिशन में है, जैसे जैसे इसकी खबर और पुख्ता होंगी, इसके बारे में और जानकारी उपलब्ध करवाएगी सरकार, तो हम भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते चलेंगे। अभी फिलहाल इसमें इतना ही याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कौन सी नई हेल्पलाइन शुरू होने वाली है, तो वो है चाइल्ड हेल्पलाइन। दोस्तों यहाँ पर देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग यानी कि क्या हो गया आपका? एमपीपीएससी। तो एमपीपीएससी के अंदर दोस्तों, एमपीपीएससी के अंदर टोटल वर्तमान में टोटल कितने पद, टोटल कितनी पोस्ट जो है स्वीकृत हैं, एक्सेप्टेड हैं? तो टोटल जो है दोस्तों 5 पद जो है एक्सेप्टेड हैं। अब इन 5 पदों में से टोटल 5 पोस्ट हैं, ठीक है साहब। अब इन 5 पोस्ट में से क्या बंटवारा है? तो एक तो आपका होता है अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, एक तो आपका हो जाता है अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, और बाकी के 4 आपके कौन हो जाते हैं? मेंबर्स यानी कि सदस्य। तो अब ये जो खबर है, ये खबर अब क्या कह रही है कि एक चेयरमैन तो हमारे पास मौजूद है और इन 4 मेंबर में से 2 मेंबर भी हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि जो 2 पद हैं वो खाली हैं। इन 4 में से 2 पद जो हैं खाली हैं। तो टोटल 5 में से 3 तो हैं लोग, एक ये और 2 ये, लेकिन 2 पद अभी सदस्यों वाले खाली हैं। तो इसके लिए 2 पदों पर 2 लोगों की नियुक्ति की गई है। आपको उनके नाम पता होने चाहिए बस, ठीक है। आइए दोस्तों हम उनका नाम जानते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, तो इसको आप जो है जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने क्रांति बैच का जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया है उसमें आप इसको जरूर नोट डाउन करना। अब ये 2 लोगों का नाम क्या है दोस्तों? इनमें से एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर एच.एस. मार्कम। डॉक्टर एच.एस. मार्कम एक सदस्य तो ये हो गए आपके। और दूसरे का नाम दोस्तों क्या है? दूसरे का नाम है डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी। डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी। डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। और अब इन 2 की नियुक्ति के बाद, इन दोनों के अपॉइंटमेंट के बाद एमपीपीएससी के जो टोटल 5 पद जो होते हैं अब वो पूरे जो है क्या हो चुके हैं? भर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे और कौन सी खबर हमको देखने को मिलती है, आइए चेकआउट करें। क्या कहा गया कि मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हिंदी में क्या लिखा है? विद्युत वितरण कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को क्या मिला है? अवार्ड मिला है ना? गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आईटी फोरम 2023 अवार्ड से नवाजा गया है। ये काफी बड़ा सा नाम है, तो सुन के इसको बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत। नाम क्या है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंडिया, पीएसयू का मतलब समझते हो? जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, पीएसयू। आईटी फोरम, आईटी फोरम 2023 अवार्ड।
और कभी भी ये सोच के परेशान मत होइएगा कि सर अभी चल रहा है 2024 तो अवार्ड 2023 का क्यों पढ़ाया जा रहा है। कई बार होता है कि पिछले साल का जो पूरा, जब पिछला पूरा साल समाप्त हो जाता है उसमें जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हुआ होता है उसके बेसिस पर अगले साल अवार्ड मिलता है। तो अभी 2024 चल रहा है तो 2024 में कई सारे 2023 के मुद्दों पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। ये अवार्ड का नाम है दोस्तों, ठीक है। और किसको मिला है, तो ये दोस्तों मिला है एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो शॉर्ट में आपने कई बार सुना होगा एमपी ईडीसी। अब तो सुना है आपने नाम, क्योंकि पूरा नाम भले ही आपने नहीं सुना है लेकिन शॉर्ट फॉर्म आपने कई बार सुना होगा। तो इनको जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो इस चीज को आप लोग जो है अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, काय के लिए क्यों यहाँ पर बिजली की चोरी बचाई, वहां पर बिजली की चोरी, ये सब नहीं पढ़ना, ये सब काम का नहीं है। बस कंपनी का नाम याद रखो, अवार्ड का नाम याद रखो, किस वर्ष का अवार्ड है उसको याद रखो, ठीक है। आगे देखें, आगे देखते हैं आगे और कौन सा अवार्ड मिल गया मध्य प्रदेश को, आइए देखें। तो जल विज्ञान में यानी कि वाटर साइंस में इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए प्रदेश को यानी कि मध्य प्रदेश को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। क्या बात है। मध्य प्रदेश को वाटर साइंस की फील्ड में यानी कि जल विज्ञान के क्षेत्र में, वाटर साइंस की फील्ड में, जल विज्ञान के क्षेत्र में काय के लिए अवार्ड मिला है, फॉर डूइंग इनोवेशन। इनोवेशन के लिए जो है, इनोवेशन के लिए जो है क्या मिला है, अवार्ड मिला है। काय में, वाटर साइंस जल विज्ञान, वाटर साइंस जल विज्ञान में जो है अवार्ड मिला है, ठीक है। अवार्ड का नाम क्या है दोस्तों, तो अवार्ड का नाम भी हमको याद रखना है। अवार्ड का नाम है एक्सीलेंस अवार्ड। अवार्ड का नाम क्या है, तो अवार्ड का नाम है दोस्तों एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, ऐसे लिखते हैं एक्सीलेंस अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है दोस्तों। अच्छा, नई दिल्ली में इस चीज का आयोजन हुआ था 9 से 10 जनवरी 2024 को, और बस इसी क्षेत्र में जो है अवार्ड मिला है, ठीक है दोस्तों। हो पाएगा, नाइस। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो इनका प्रशासनिक कैलेंडर होता है वो है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अपने प्रशासनिक कैलेंडर में जो विक्रम संवत होता है, विक्रम संवत, उसके अनुसार भी इन्होंने जो है उसमें टाइम पीरियड को शामिल कर लिया है। तो बस इतना ही जानना है विक्रम संवत क्या होता है, कैसे काम करता है, ये कोई आपसे पूछने नहीं वाला है। लेकिन जनरली जो विक्रम संवत है वो अप्रॉक्स 57 ईयर्स जो है नॉर्मल कैलेंडर की तुलना में फास्ट होता है, आगे चलता है ना। और इसमें क्या है कि लूनर मंथ जो है देखे जाते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लूनर मंथ, है ना, मतलब चांद के अनुसार जो है ये चलता है विक्रम संवत। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो शासकीय कैलेंडर है, शासकीय कैलेंडर मतलब जो गवर्नमेंट कैलेंडर होता है मध्य प्रदेश का, जिसके हिसाब से सरकार अपने कामकाज करती है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने गवर्नमेंट कैलेंडर में किस चीज को शामिल कर लिया है, मतलब अब आपको एमपी के गवर्नमेंट कैलेंडर में किस चीज का जानकारी भी देखने को मिलेगी, तो ये है विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत की आपको जो है जानकारी भी देखने को मिलेगी, बस इतना, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अंग्रेजी की तारीखें लिखी जाएंगी ना, जो अंग्रेजी की तारीखें लिखी जाएंगी, आपने पहले भी ऐसे कैलेंडर अपने घर में कई देखे होंगे। ये तो एमपी गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट कैलेंडर में ये चेंज किया, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। नहीं तो आपने घर में कितनी बार देखा होगा एक अंग्रेजी की भी अंग्रेजी का डिजिट लिखा रहता है, जैसे 12 क्या कहते हैं 18 जुलाई लिखा है, फिर उसके नीचे भी लिखा होता है पांचांग क्या है, आज तिथि क्या है, और फिर हिंदी में भी वो चीज़ लिखी होती है, तो ये सब होता है ना। तो बस वैसा ही टाइप का कैलेंडर है, परंतु गवर्नमेंट कैटेगरी में आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, ठीक है साहब। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे हमको क्या जानकारी देखने को मिल रही है। हाँ जी, ये है कहानी, ये देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, क्या किया है इन्होंने, इन्होंने मंजूरी भी दे दी है। किस चीज के लिए मंजूरी दे दी है, कि देश का सबसे पहला जियो पार्क, देश का सबसे पहला कौन सा पार्क, जियो पार्क, इंडिया का सबसे पहला जियो पार्क कहां बनाया जाएगा,
तो दोस्तों जबलपुर में बनाया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, ठीक है। लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट, जबलपुर। भेड़ा घाट जहां पर मोहनजोदारो मूवी ऋतिक रोशन की जो थी उनकी भी शूटिंग हुई थी, ठीक है। भेड़ा घाट भी कहते हैं, बंदर कुदनी भी कहते हैं, कई नाम हैं। तो जबलपुर के बेड़ा घाट के पास देश का सबसे पहला जियो पार्क बनाया जाएगा। अब आप सोचते होगे सर जियो पार्क क्या होता है। तो देखो जियो पार्क जो बनाया जाता है ना दोस्त, वो बेसिकली एक तरीके का टूरिज्म पार्क होता है। आप वहां पर जाते हो, आपको वहां की जो नेचुरलिटी है वो देखने को मिलती है। प्लस उस जियो पार्क में काफ़ी सारी आर्टिफिशियल चीज़ें भी क्रिएट की जाती हैं। जैसे कि इस वाले पार्क में क्या होगा कि एक बहुत बड़ा डायनासोर भी बनाया जाएगा। तो बस एक टूरिज्म की जगह होती है। और इस पार्क की खासियत क्या होती है कि इस पार्क के बनने से और इस पार्क के अंदर जो सामग्री यूज की गई है चीजों को बनाने के लिए, वो पर्यावरण के अनुकूल होती है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। इसीलिए उसका नाम है जियो पार्क। इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं होता जो एनवायरमेंट के अगेंस्ट है या जो एनवायरमेंट को खराब कर सकती है, पर्यावरण को प्रदूषित कर सकती है। और प्लस टूरिज्म का तो अट्रैक्शन होता ही है, तो मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। तो इंडिया का सबसे पहला जियो पार्क कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? बेड़ा घाट, जबलपुर में बनाया जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना आपको याद रखना है, बाकी ये होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और जो है खबर देखने को मिलती है। छात्र अर्जुन सिंह, छात्र अर्जुन सिंह जादौन, छात्र अर्जुन सिंह जादौन देश के सर्वश्रेष्ठ 100 में चयनित हो गए हैं, ठीक है साहब, समझ में आ गया। क्या है कहानी, सुनिए। यहां पर बेसिकली क्या है कि ये गवर्नमेंट स्कूल के एक विद्यार्थी हैं और भोपाल जिले से जो है इनका संबंध है। और ये कक्षा 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। नाम है इनका अर्जुन सिंह जादौन। तो इन्होंने क्या है, वीर गाथा पर, वीर गाथा पर आलेख लिखा है। आलेख का दोस्तों मतलब क्या होता है? आलेख का मतलब होता है एक आर्टिकल, और वीर गाथा का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी। तो भारतीय सेना की ब्रेवरी के ऊपर, भारतीय सेना की वीर गाथा के ऊपर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। और इस आर्टिकल को एक कंपटीशन में सेलेक्ट किया गया था। कौन सा कंपटीशन था? तो आइए हम जरा उसको सुनते हैं, ठीक है। 2023 वाले साल में दोस्तों, कौन से वाले साल में? 2023 वाले साल में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था वीर गाथा प्रोजेक्ट, ठीक है साहब। अब ये वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत लगभग लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 10 लाख विद्यार्थियों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और 10 लाख में से टॉप 100 चुने गए हैं। और टॉप 100 में से एक नाम जो है अर्जुन सिंह जादौन का है, जिनका आर्टिकल इस कंपटीशन में, वीर गाथा प्रोजेक्ट इस कंपटीशन में ग्रुप 4 की कैटेगरी में जो है सेलेक्ट हुआ है। आप वो ग्रुप 4 उतना याद ना भी रखें, केवल पढ़ मात्र लें तो भी काम हो जाएगा। तो 10 लाख विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया वीर गाथा प्रोजेक्ट 2023 के अंदर, और अपने अपने आर्टिकल्स लिखे उन्होंने ब्रेवरी के ऊपर। और उनमें से अर्जुन सिंह जादौन का आर्टिकल जो है 10 लाख विद्यार्थियों में से टॉप 100 में सेलेक्ट जो है किया गया है। इनको अवार्ड भी दोस्तों ऑलरेडी दे दिया गया है। अभी जो इस साल 26 जनवरी निकल के गई थी, उस टाइम इनको नई दिल्ली में पुरस्कार भी दे दिया गया था, सम्मानित कर दिया गया था। अर्जुन सिंह जादौन के जो जिसे कहते हैं ना हम आइडल, जिनको ये देखते हैं मानते हैं, वो हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उसमें एक्टिंग करी थी। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। संबंध मध्य प्रदेश में किस जिले से है? भोपाल। नाम क्या है? अर्जुन सिंह जादौन। लिखा क्या है इन्होंने? आलेख, यानी कि आर्टिकल। किस मुद्दे पर? ब्रेवरी, वीर गाथा, सेना की ब्रेवरी पर। और कंपटीशन का नाम क्या था? वीर गाथा प्रोजेक्ट 2023। टोटल कितने विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? 10 लाख। अर्जुन सिंह जादौन का आर्टिकल टोटल कितने में सेलेक्ट हुआ है? टॉप 100। उसकी कौन सी कैटेगरी में? यानी कि ग्रुप नंबर 4 में। उसके लिए इनको सम्मान 26 जनवरी को ऑलरेडी दिया जा चुका है,
ठीक है, और इनके आइडल कौन है? विक्रम सिंह बत्रा, कैप्टन विक्रम सिंह बत्रा, शहीद कैप्टन विक्रम सिंह बत्रा। ठीक है दोस्तों, ओके। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, एक और यहां पर एक फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग में मिला लीडर अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? लीडर अवार्ड मिला है। और दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है, एमपी के अंदर पिछले 1-2 साल में इतने स्टार्टअप्स ओपन हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इंदौर की ही बात कर लूं, बहुत स्टार्टअप्स ओपन हुए, नॉट जस्ट ओनली इन इंदौर, इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन मल्टीपल फील्ड्स। ऐसा नहीं केवल टेक टेक टेक, बहुत अलग अलग वेराइटीज में जो है स्टार्टअप्स ओपन हुए हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग में कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड का नाम याद रखना, लीडर अवार्ड। विच अवार्ड? लीडर अवार्ड। कौन सी रैंकिंग में? स्टार्टअप रैंकिंग में। कौन सा अवार्ड? लीडर अवार्ड। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बीते 2 वर्ष, मैंने कहा था ना 1-2 साल में, तो इन्होंने 2 साल का डेटा यहां पर पकड़ा है, ये जानकारी आप याद रखिएगा। 2 वर्ष में मध्य प्रदेश के अंदर 108% की ग्रोथ हुई है। 108% की जो है दोस्तों क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। ऑलमोस्ट मतलब डबल हो गए हैं स्टार्टअप्स की संख्या, जो कि बहुत अच्छी बात है एमपी की इकोनॉमी के लिए। ठीक है साहब, चलिए आगे देखें दोस्तों, आगे हमको क्या खबर देखने को मिलती है। हाँ, ये भी काफी अच्छा न्यूज़ है यहाँ पर। क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मध्य प्रदेश का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो साहब अवार्ड का नाम आपको इसमें याद रखना है। जो अवार्ड इनको मिला है उसका नाम है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। ये स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड बेसिकली स्कॉच ग्रुप्स द्वारा दिया जाता है, और ये तब दिया जाता है कि जब समाज में, सोसाइटी में कोई भी, देखो लिखा है ना कि स्कॉच पुरस्कार कब देते हैं? कि जब समाज में यानी कि सोसाइटी में, शासन में यानी कि गवर्नेंस में, जनहित का, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम किया गया हो, तो उसमें जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो भी काम किया होगा, और नॉर्मल सी बात है पब्लिक की भलाई के लिए होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल करना तो डेफिनेटली, इसीलिए इनको जो है स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है ना। अब इन्होंने ऐसा किया क्या था, तो वो भी आप जो है यहाँ पर थोड़ा समझ लो तो आपको अच्छा याद रहेगा। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बेसिकली किस चीज का इस्तेमाल किया है? एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्होंने उपयोग किया है। और जो औद्योगिक प्रदूषण होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो पोल्यूशन होता है, उसको निगरानी में रखा है, उसकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करी है ना। और ये एक ऐसा सिस्टम इन्होंने डिजाइन किया है कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दोस्तों प्रदूषण होता है वो इंडस्ट्रीज के माध्यम से काफी ज्यादा होता है, तो इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन लेवल है उस पर एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखना, एक निरंतर रूप से उस पर निगरानी रखना, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहायता एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिया है, और उस टेक्नोलॉजी में उन्होंने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए ऑटोमेटिक एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है जो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस बेसिस पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर नियंत्रण भी रखता है, निगरानी भी रखता है, ताकि भविष्य में अगर वो एक लिमिट के बाद ज्यादा पोल्यूशन करने लगे तो उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इसीलिए दोस्तों एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, इस पेज पे कुछ और है? नहीं, इस पेज पे कुछ और नहीं है, आगे देखते हैं। जी हाँ, यहां पर इंदौर स्मार्ट सिटी को मिला सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कार, यानी कि इंदौर का नाम अब की बार स्वच्छता में नहीं आया है, इंदौर का नाम अब की बार बेस्ट स्मार्ट सिटी में आया है। यानी कि इंदौर को सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में 17 से 19 जनवरी 2024 के बीच में ये आयोजन जो है किया गया था, और ये बेसिकली आयोजित इस पूरे ये जो पूरा आयोजन किया गया था, इसका नाम क्या था? तो स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो। क्या नाम था? स्मार्ट सिटीज इंडिया, स्मार्ट सिटीज इंडिया
स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो, ये इस आयोजन का नाम था। और इसी में जो है इंदौर स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड्स में सबसे बेस्ट कैटेगरी में जो है दिया गया। क्यों? उसके रीजन हैं। पहली बात तो इंदौर में जो स्वच्छता है, जो साफ सफाई है, वो स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी पहचान है। इंदौर में कई प्रकार, कई लेवल पर नवाचार यानी कि इनोवेशन किया जा रहा है, वो एक स्मार्ट सिटी की पहचान है। इंदौर में मेट्रो का काम जोरों शोरों से चल रहा है, तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ये भी एक स्मार्ट सिटी की पहचान है। इंदौर का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, ये भी एक स्मार्ट सिटी की पहचान है। तो जब आपके पास चार बड़े बड़े अच्छे पॉइंट हैं, तो क्यों ना आपको स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। तो वो मिलना तय है भाई, मिलना तय है, क्योंकि चार आप अच्छे काम कर रहे हो तो उसमें काम तो आपका बन ही गया। तो याद रखिएगा, स्मार्ट सिटीज पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो दोस्तों इंदौर को। ठीक है, क्योंकि कभी कभार अगर ये ऑप्शन आ गया ना इंदौर का, तो व्यक्ति इंदौर को सिलेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो तो सोचेगा इंदौर को तो स्वच्छता में मिलता है, परंतु स्मार्ट सिटीज में भी मिल गया। ठीक है साहब। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन में जैसे ही वो छत्तीसगढ़ रख देगा, बेंगलोर रख देगा, तो बस आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, आप इंदौर को सिलेक्ट नहीं करोगे। तो हल्के में नहीं लेने का, इंदौर ने कर दिखाया कमाल। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बालक को आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चे को आप देख रहे हैं। बच्चे का नाम क्या है? मास्टर अवनीश तिवारी। मास्टर अवनीश तिवारी। ये डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम, उससे जो है प्रभावित हैं ये बालक। नाम अवनीश तिवारी है। और इन्होंने कारनामे ऐसे ऐसे करे हैं अपनी कम उम्र में होने के बावजूद, और एक बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद इन्होंने काम इतना बेहतरीन किया है कि इनको अवार्ड से नवाजा गया है स्वयं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो आइए थोड़ा इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो आखिर इनको अवार्ड मिला कौन सा है दोस्तों? तो इनको मिला है पीएम पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्ड। पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला है दोस्तों। पीएम नेशनल पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्ड। हिंदी में आप नाम देखेंगे तो क्या समझ में आएगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी को। शाबाश मेरे शेर। तो इनको जो है सम्मानित किया गया है ना। और ये किस जिले से इनका ताल्लुकात है? तो क्या बात है भाई, इंदौर से इनका ताल्लुकात है। और मात्र 9 वर्ष है इनकी आयु। और इनको क्यों दिया गया है नेशनल चाइल्ड अवार्ड? क्योंकि इन्होंने सामाजिक सेवा में अपनी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ठीक है, सोसाइटी वेलफेयर, समाज सेवा में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है दोस्तों, इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी। अब ये किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो ये दोस्तों डाउन्स सिंड्रोम। किससे पीड़ित हैं? डाउन्स सिंड्रोम से जो है ये प्रभावित हैं, ये पीड़ित हैं। और दोस्तों एक ऐसा काम मैं आपको बता दूं जो एक नॉर्मल व्यक्ति ना कर सके। मात्र 7 इयर्स ऑफ एज में जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है ना साहब, बेस कैंप, वहां तक इन्होंने सफलतापूर्वक ट्रैकिंग करी है। हेलीकॉप्टर से नहीं छोड़ा इनको माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे, बाकायदा ट्रैकिंग करते हुए पहुंचे हैं। ठीक है साहब, तो इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, और इनको एक और अवार्ड मिल चुका है, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 2024 में तो इनको नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिल गया, काय के लिए? सोसाइटी वेलफेयर, समाज सेवा के लिए। 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने ट्रैकिंग के माध्यम से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ये पहुंचे हैं। उसके बाद 2022 में भी दोस्तों इनको जो है अवार्ड मिल चुका है बेस्ट दिव्यांग मतलब डिसेबिलिटी की कैटेगरी में चाइल्ड अवार्ड, है ना। और ये सबसे कम उम्र के बालक थे जिनको ये अवार्ड मिला था। कब? 2022 में, जब ये मात्र 7 वर्ष के थे। तब इनको दिव्यांग की कैटेगरी में जो है स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में इनको चाइल्ड अवार्ड से नवाजा गया था 2022 के अंदर। और उस समय ये भारत के सबसे छोटे जो है बच्चे थे जिनको ये अवार्ड से दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो क्या बात है, मास्टर अवनीश तिवारी, इंदौर जिले से इनका ताल्लुकात। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है हमारे सामने।
आगे कहानी है, जिला पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। दोस्तों मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हम अंग्रेजी में कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ, जिनका नाम क्या है साहब? जिनका नाम है श्री रोहन सक्सेना। तो श्री रोहन सक्सेना जी जो कि एक सीईओ के पद पर विराजमान हैं, इनको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है अवार्ड जो है दिया है। इनका ये कौन सी जिले की ग्राम पंचायत के सीईओ हैं? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बहुमूल्य यहां पर फैक्ट बन गया, क्योंकि ग्राम पंचायत के सीईओ हैं, पर कौन सी ग्राम पंचायत? तो ये निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत के सीईओ। और इन्होंने ऐसा क्या किया तो सुनो, 2023 के दौरान मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे ना, उसमें इन्होंने अपनी एक पॉलिसी निकाली थी, अपनी एक योजना निकाली थी इन्होंने, उसका नाम इन्होंने स्वाइप रखा था। हाँ, स्वीप कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम जो है इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, एक स्ट्रेटेजी बनाई थी निवाड़ी जिले में चुनाव करवाने के लिए, है ना। और 100 दिनों तक इन्होंने अपनी रणनीति चलाई थी, और जिसके फलस्वरूप 2018 की तुलना में 2023 के अंदर जो टोटल वोटिंग थी वो 5.10% से बढ़ गई। आपको लग रहा होगा सर ये तो कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। अरे घटी भी तो नहीं है, बड़ी ही है ना, तो अच्छी बात है। ये बहुत मुश्किल काम है इस चीज को कर पाना। तो इनकी स्वीप स्ट्रेटेजी काम आई। निवाड़ी जिले के ग्राम पंचायत के सीईओ, नाम क्या है इनका? तो इनका नाम है रोहन सक्सेना। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, यहाँ पर रोहन सक्सेना जी हैं, और इनको अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है। और अवार्ड्स की बेसिकली जो कैटेगरी, तो मतलब देखो यहाँ पे 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 14th नंबर का जो नेशनल वोटर्स डे था, उसी पर बिल्कुल सही बात है। तो सही दिन चुना है ना, नेशनल वोटर्स डे। तो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है रोहन सक्सेना जी को अवार्ड देने का, क्योंकि उन्होंने उसी इलेक्शन और वोटिंग की जगत में ही तो अच्छा काम किया है। चलिए आगे देखें दोस्तों, यहां पर कमाल कर दिया। ये देखो खबर में भी आया था, देश में टॉप पर है एमपी का ये पुलिस थाना। तो ये पुलिस थाना सिविल लाइन, जिला देवास, छोटा सा थाना है, बिल्कुल जरा सा, आगे टीन शेड भी लगा हुआ है, लेकिन कमाल कर दिया है दोस्त, बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, बहुत बड़ा। क्योंकि जो देवास का पुलिस थाना है ना, उसको इंडिया के, पूरे इंडिया के 10 सबसे बेस्ट पुलिस थानों में सेलेक्ट किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बधाई दी है साहब, कि ये तो बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में इतने सारे पुलिस थाने हैं। देवास तो छोटा सा है और उसका छोटा सा थाना है, और उसको सोचो इंडिया में कितने पुलिस थाने होंगे, कितने पुलिस स्टेशन होंगे, उसमें से टॉप 10 में सेलेक्ट हुआ है देवास का थाना। ठीक है, तो इसको जो है आप लोगों को यहां पर याद रखना है। ठीक है जी, बस बढ़िया। तो मध्य प्रदेश से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा पुलिस स्टेशन इंडिया के टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन में सेलेक्ट हुआ है? तो एमपी से केवल एक पुलिस स्टेशन है, वो है देवास। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जो ना पढ़ के जाएगा वो तो देवास को अभी टिक भी नहीं करेगा। दोस्तों यहां पर एक और स्पोर्ट्स की कैटेगरी में खबर है, राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को और एक ट्रेनर को अवार्ड दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं, पहले नाम सुन लो। खिलाड़ियों के नाम क्या हैं? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका संबंध जो है शूटिंग से है। प्राची यादव, ये पैरा वाली कैटेगरी में जो कीनोइंग होती है ना, कीनोइंग वो बोट टाइप का सा होता है, दोनों तरफ में चप्पू चलाते हैं, तो पैरा कीनोइंग इनका जो है स्पोर्ट है। उसके बाद सुशीला चानू, ये तो स्टार खिलाड़ी हैं हमारी महिला हॉकी टीम की, और ये यहां पर हैं खुद कोच साहब शिवेंद्र सिंह। तो 3 खिलाड़ी हो गए, एक कोच साहब हो गए। ठीक है, अब इनको अवार्ड कैसे कैसे मिले हैं वो मैंने आपके लिए यहां पे लिख दिया है। भारतीय हॉकी टीम के कोच, भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं श्री शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह है, सॉरी शिवेंद्र सिंह दोस्तों करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, शैलेंद्र मत करना, शिवेंद्र सिंह करना। तो इनको तो दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड, क्योंकि ये तो एक कोच है। और वहीं जो अन्य 3 खिलाड़ियों के हमने नाम लिए, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? उनको दिया गया है अर्जुन अवार्ड। याद रखना बिल्कुल सिंपल है, टोटल 4 ही तो हैं, एक कोच
और आपके 3 खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड और कोच साहब को द्रोणाचार्य अवार्ड। तो दोस्तों मैं समझता हूं यहां पर, जी हाँ, आज का जो कहानी है वो यहां पर होती है समाप्त। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा हो, और बढ़िया तरीके से आप इसके नोट्स मेकिंग करते रहिएगा, और मुलाकात करूंगा मैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।